हेलो बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कंप्लीट किया था। ठीक है, और आज उसी के आगे हम एक नया चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर यूक्लिड्स एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ज्योमेट्री को लेकर के अपनी बहुत सारी एक्सियम्स, बहुत सारी पोस्टुलेट्स दिए थे, जो कि हम इस चैप्टर में बताने वाले हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये जो ज्योमेट्री चैप्टर पढ़ेंगे तो इसके जो बेसिक टर्म्स होते हैं उनको जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, और इसीलिए आज हम इस सबसे पहले ज्योमेट्री की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो ज्योमेट्री की हिस्ट्री में देखिए हम लोगों ने यहाँ पर मैंने क्या किया, पॉइंट वाइज सारे नोट्स बना रखे हैं, तो इसको वन बाय वन करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो वर्ड ज्योमेट्री होता है ये हमारा, ये एक ग्रीक वर्ड जियो और मेट्रिन से मिलकर के बना होता है। ज्योमेट्री वर्ड हमारा जियो और मेट्रिन से मिलकर के बना होता है, जहां पर जियो का मीनिंग होता है अर्थ एंड मेट्रिन का मीन्स होता है टू मेजर। और इस प्रकार जो लिटरली मीनिंग बनता है ज्योमेट्री का, वो बनता है द द मेजरमेंट ऑफ अर्थ। इसका क्या मतलब हुआ कि देखो हम लोग जो है अर्थ पे कई तरह के मेजरमेंट करते हैं। अर्थ का मतलब है कि जैसे हम जब खेती करते हैं, यानी कि फील्ड की बात कर रहे हैं, तो कभी हमारा फील्ड जो है रेक्टेंगुलर शेप में होता है ना, कभी हमारा फील्ड जो है स्क्वायर शेप में होता है, कभी लगभग ट्रायंगुलर शेप में भी दिख जाते हैं, कभी कभी वो जो है हमारे पास ये रोम्बस शेप में भी दिख जाते हैं। तो ऐसी 2D शेप्स को मेजर करने के लिए हम लोग एक मैथमेटिक्स की नई ब्रांच पढ़ते हैं। ठीक है, और जिसका नाम हम लोगों ने ज्योमेट्री रखा है। तो आपको समझ में आया होगा कि ज्योमेट्री में वर्ड जो है कहाँ से आया है। तो ये ज्योमेट्री वर्ड दो वर्ड से मिलकर के बना है, एक जियो एंड एक मेट्री, और जिसको मिलाकर के बनता है द मेजरमेंट ऑफ अर्थ। क्लियर हो गया? सेकेंड पॉइंट राइट है, दिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वाज स्टडीड इन वेरियस फॉर्म्स इन एंशिएंट सिविलाइजेशंस। हमारे यहाँ पर पूरी दुनिया में एंशिएंट सिविलाइजेशन यानी पुरानी सभ्यताएं आई हैं। ठीक है, तो वहां पर इस ब्रांच को यानी कि जियोमेट्रिक ब्रांच को, मैथमेटिक्स की जियोमेट्रिक ब्रांच को कई वेरियस फॉर्म में लोगों ने स्टडी किया था। ठीक है, जैसे थर्ड पॉइंट लिखा है द जियोमेट्री ऑफ वैदिक पीरियड। हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं एक वैदिक वैदिक पीरियड होता है। ठीक है, तो वैदिक पीरियड्स में ज्योमेट्री का जिक्र मिलता है, यानी कि हमें ज्योमेट्री के बारे में पता चलता है। ठीक है, वैदिक पीरियड हमारा, ये देखो ये सब एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन हमें ये पता करना है कि ज्योमेट्री का हिस्ट्री क्या रहा है। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिरकार ज्योमेट्री हम क्यों पढ़ रहे हैं और इसका कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, मतलब इसका ओरिजिन क्या है। ओरिजिनेटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ अल्तार्स। अल्तार्स मतलब जिसको वेदीज कहते हैं, वही हवन कुंड टाइप के, परफॉर्मिंग वैदिक राइट्स। ये लोग जो वैदिक पीरियड के लोग थे, ज्योमेट्रिकल शेप में अल्तार्स बनाते थे। अल्तार्स आप समझ सकते हो कि एक हवन कुंड टाइप का। ठीक है, पहले के लोग बहुत अच्छे से हवन बनाते थे, हवन कुंड बनाते थे उसी तरीके का। तो ये वैदिक राइट्स यानी कि अपनी वैदिक परंपराओं को फॉलो करते थे। ठीक है, तो उसमें ज्योमेट्रिकल शेप्स को ये बनाते थे। क्लियर हो गया? स्क्वायर एंड सर्कुलर अल्तार्स वर यूज्ड फॉर हाउस होल्ड रिचुअल्स। तो जो वैदिक पीरियड के लोग थे, वो दो प्रकार के अल्तार्स बनाते थे, एक स्क्वायर शेप्ड में और एक सर्कुलर शेप्ड में। तो जो स्क्वायर और सर्कुलर अल्तार्स होती थी, इनका यूज वो घरेलू रिचुअल्स में करते थे। ठीक है, रिचुअल मतलब परंपराएं, जो भी अपनी जो है ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं उन चीजों को कहते हैं। अल्तार्स हैविंग शेप्स एज कॉम्बिनेशन ऑफ रेक्टेंगल। और जो भी अल्तार्स वो बनाते थे उनमें आपको कई शेप देखने को मिलते थे। पूरी अल्तार्स में आपको रेक्टेंगल, ट्रायंगल्स, ट्रेपेजियम्स, ये सब यूज किए जाते थे। ठीक है, और यूज फॉर पब्लिक रिचुअल्स। मतलब देखो दो तरीके का है, स्क्वायर और सर्कुलर अल्तार्स केवल केवल हाउस होल्ड रिचुअल्स के लिए होते थे। दूसरी तरफ जब वो रेक्टेंगल, ट्रायंगल्स और ट्रेपेजियम जैसे अल्तार्स का यूज करते थे, तो ये पब्लिक रिचुअल्स के लिए करते थे। पब्लिक रिचुअल्स यहाँ वर्शिप है, पूजा पाठ करने के लिए। तो फिर से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर ध्यान रखना आपको इस बात का है कि हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री कहाँ का यूज होती थी, कैसे हमारे यहाँ पर आई, ठीक है, वो सब पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि श्री यंत्र कंसिस्ट ऑफ 9 इंटरवोवन आइसोस्केलिस ट्रायंगल्स। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में जो है श्री यंत्र होता है। ठीक है, इसमें 9 इंटरवोवन आइसोसेलिस ट्रायंगल्स होते हैं।
आप इसकी जो है जो पिक्चर होती है, आप इसको कहीं से भी यूट्यूब से या गूगल से आप देख सकते हैं श्री यंत्र किस प्रकार का होता है। हम लोगों के घर में ये बहुत ज्यादा लगा रहता है। ठीक है, श्री यंत्र में 9 इंटरवोवेन आइसोस्केलिस ट्रायंगल होते हैं, मतलब 9 ट्रायंगल होते हैं। साथ ही साथ उनकी खासियत ये है कि सबके सब आइसोस्केलिस होते हैं। आइसोस्केलिस वो ट्रायंगल्स होते हैं जिनकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं और थर्ड साइड डिफरेंट होती है। बात समझ में आई? तो देखो, वैदिक पीरियड में भी हम लोग जो है ज्योमेट्री के यानी ज्योमेट्रिकल शेप्स को यूज करते थे। क्लियर हो गया है? द ग्रीक्स डेवलप्ड ज्योमेट्री इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर। वहीं पर हम लोग देखो, अपने इंडिया में या भारत में बात करें तो हम लोग जो है इन ज्योमेट्रिकल शेप्स को यूज तो लगातार करते थे, लेकिन एक सिस्टमैटिक ढंग से या सिस्टमैटिक मैनर में हम लोगों ने कभी उसको जो है स्टडी नहीं किया है, डेवलप नहीं किया। बस हम लोग बना लेते थे, यूज कर लेते थे, पर कभी उसके बारे में थिंकिंग नहीं की ये किस मतलब किस सब्जेक्ट का हिस्सा हो सकता है। तो जो ग्रीक्स थे, ग्रीक्स ने ज्योमेट्री को बहुत ही एक सिस्टमैटिक मैनर में डेवलप्ड किया। आप इस तरह समझ सकते हो कि जब भी आप ज्योमेट्री पढ़ोगे तो आपको ग्रीक मैथमेटिशियन जो मैथमेटिशियंस होते हैं उनके बारे में बहुत ज्यादा मिलेगा नाम सुनने को। तो वहां पर 3 ग्रीक मैथमेटिशियंस हुए थे, बहुत ही फेमस मैथमेटिशियंस थे। थेल्स, पाइथागोरस एंड यूक्लिड। अब यहाँ पर एक बात समझनी है, थेल्स जो थे 600 बीसी के लगभग इनका जो है जन्म होता है। और जो पाइथागोरस थे, थेल्स पीपल, ये थेल्स पीपल मतलब कि थेल्स के शिष्य थे। पहले थेल्स आए, फिर पाइथागोरस आए, और लास्ट फिर इसके बाद आते हैं यूक्लिड। यूक्लिड काफी बाद समय में आए, तो ये 300 बीसी के आसपास आए थे। कॉन्ट्रीब्यूटेड अलॉट ऑन ज्योमेट्री, मतलब इन लोगों ने बहुत ज्यादा ज्योमेट्री के बारे में लिखा, कई सारी बुक्स लिखी। ठीक है, और एक वेल सिस्टमेटिक मैनर में उसको जो है लिख करके चले गए। तो आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। थेल्स ने, अब देखो उन्हीं तीनों लोगों के बारे में, जो थेल्स थे ना, थेल्स प्रूव दैट अ सर्कल इज बाइसेक्टेड बाय इट्स डायमीटर। अब आप कहोगे ये भी कोई चीज पढ़ने वाली है कि सर्कल को डायमीटर बाइसेक्ट करता है, आप कहोगे तो मैं पहले से पता है। लेकिन ये आपको तब पता है जब आपको आपकी प्राइमरी क्लासेस में इसका इंट्रोडक्शन दे दिया गया, तब पता है। स्टार्टिंग में, जब सबसे स्टार्टिंग में जब थेल्स लोग, ये थेल्स जैसे मैथमेटिशियन थे, तब लोगों को कोई आइडिया ही नहीं था कि सर्कल क्या है, सर्कल को बाइसेक्ट करने वाले का नाम क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं पता था। तो उन्होंने बताया कि जो हमारे पास ये सर्कल होता है इस तरह से, ठीक है, जब सर्कल के इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक हम स्ट्रेट लाइन लेके जाते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास ये सर्कल को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है। साथ ही साथ कब, जब ये उसके सेंटर से होकर के जाएगा तब तब डिवाइड करता है। तो ये बात सबसे पहले किसने बताई? वो थेल्स थे। ये बात उन्होंने प्रूव्ड की थी कि जो सर्कल होता है उसका उसका डायमीटर उसको बाइसेक्ट करता है। तो आज आपको हो सकता है पता हो ये सारी चीजें, क्योंकि हम लोग अपने प्राइमरी क्लासेस से लेकर के अभी तक पढ़ते चले आ रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में सबसे पहले जिसने बताया उसका उसको इसका क्रेडिट देना तो बनता ही है। फिर पाइथागोरस जो थे, पाइथागोरस ने डेवलप्ड किया था थ्योरी ऑफ ज्योमेट्री टू ग्रेट एक्सटेंट। इन्होंने थोड़ी चीजें बताई थी थेल्स ने, लेकिन जो पाइथागोरस थे इन्होंने काफी डिटेल में ज्योमेट्री को लेकर के अपनी थ्योरी दी थी, और काफी ग्रेट एक्सटेंट था, मतलब बहुत ज्यादा उसको बताया था। फिर आते हैं यूक्लिड्स। यूक्लिड इंट्रोड्यूस द मेथड ऑफ प्रूविंग मैथमेटिकल रिजल्ट्स। फिर बाद में बहुत साल बाद, 200-300 साल बाद जब यूक्लिड आते हैं, तो उन्होंने एक कुछ हमें ऐसे मेथड्स बताए प्रूविंग मैथमेटिकल रिजल्ट्स बाय यूजिंग डिडक्टिव लॉजिकल रीजनिंग एंड प्रीवियसली प्रूव्ड रिजल्ट्स। कहने का मतलब ये है कि यूक्लिड ने पहले से जो प्रूव्ड रिजल्ट थे उनका यूज किया, लॉजिकल रीजनिंग यानी कि अपना तर्क दिया, ठीक है, अपना तर्क और पुराने प्रूव्ड रिजल्ट्स को साथ मिला करके कुछ ऐसे मेथड्स बताए जिससे आप नई चीज प्रूव कर सकते हो। ठीक है, सपोज दैट हमारे पास पहले से कुछ है यहाँ पर चीजें, और इनकी हेल्प लेकर के हमने एक नई चीज यहाँ पर प्रूव कर दी। तो ये बात किसने बताई थी? यूक्लिड ने बताई थी। क्लियर हो गया? यानी अपना कुछ लॉजिकल माइंड, कुछ
प्रूवन स्टेटमेंट्स लेकर के उन्होंने जो बात बताई उसको थ्योरम्स कहा गया। तो ये बात यूक्लिड ने सबसे पहले बताई थी प्रूव करके। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है द ज्योमेट्री ऑफ प्लेन फिगर्स इज नोन एज यूक्लिडियन ज्योमेट्री। अगर प्लेन फिगर्स की ज्योमेट्री के बारे में किसी ने बताया है तो सबसे पहले यूक्लिड ने बताया था। किसने बताया था? यूक्लिड ने। इसीलिए उनके नाम पर इस ज्योमेट्री का नाम हमारे पास यूक्लिडियन ज्योमेट्री पड़ता है। प्लेन फिगर्स में आपका सर्कल आता है, रेक्टेंगल आता है, स्क्वायर आता है, ट्रायंगल आता है, मैनी मोर फिगर्स आते हैं, ठीक है, जिन्हें 2D शेप्स भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, यूक्लिड्स फेमस बुक एलिमेंट्स। यूक्लिड ने एक बुक लिखी थी, काफी फेमस बुक थी जिसका नाम था एलिमेंट्स, डिवाइडेड इनटू 13 चैप्टर्स। सोचो इन्होंने अपनी इस फेमस बुक को केवल और केवल ज्योमेट्री के 13 चैप्टर से भर दिया था, लिख लिख करके। 13 चैप्टर्स में डिवाइड थी और हर एक चीज को उन्होंने डिटेल से उसके बारे में बताया था। नेक्स्ट पॉइंट है इन इंडस वैली सिविलाइजेशन द साइज ऑफ ब्रिक्स वॉज टेकन एज 4 इंटू 2 इंटू 1 इंच। सोचो ये आपको क्यों बताया जा रहा है? जब इंडस वैली सिविलाइजेशन थी तो वहां के लोग देखो ब्रिक्स भी बनाते थे ना, तो मेजर करके बनाते थे। मेजर का मतलब हो गया कि एक बिल्कुल उसका एक कह सकते हैं सांचा होता था, उसमें बिल्कुल फिक्स 4 इंटू 2 इंटू 1 इंच ये आपकी लेंथ, ब्रीथ और हाइट, यानी कि 4 इंच लेंथ, 2 इंच हाइट, सॉरी ब्रीथ और 1 इंच हाइट की एक ईंट बनाते थे। सारी ईंट उनकी इसी मेजरमेंट में मिलती थी। तो ऐसे हम जब किसी ज्योमेट्रिकल फिगर को बनाते हैं तो उसका जब मेजरमेंट करते हैं तो वो हम ज्योमेट्री के अंडर में करते हैं। क्लियर है? फिर देखो हमारे इंडियंस मैथमेटिशियंस के बारे में बताया गया, जैसे आर्यभट्ट, इनका जन्म 476 के आसपास हुआ था। वर्कड आउट द एरिया ऑफ एन आइसोस्केलिस ट्रायंगल, द वॉल्यूम ऑफ अ पिरामिड एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। आर्यभट्ट ने क्या क्या योगदान दिया ज्योमेट्री में? इन्होंने आइसोस्केलिस ट्रायंगल के लिए एरिया निकालने का फॉर्मूला बताया और इन्होंने पिरामिड के वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला बताया। साथ ही साथ पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी बताई सबसे पहले इन्होंने। बाद में रामानुजन आए, वो अलग चीज है, इन्होंने सबसे पहले अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताई। फिर हमारे दूसरे जो इंडियन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम है ब्रह्मगुप्त, इनका जन्म 598 में हुआ था। डिस्कवर्ड द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। इन्होंने 598 में इनका जन्म हुआ था और अपने जब यूथ थे, जब ये स्टडी कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, तो इन्होंने एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर जो होता है, ठीक है, उसका एरिया फाइंड करने का फार्मूला बताया था। अब साइक्लिक कोऑर्डिनेटर देखो क्या होता है, एक सर्कल जब हम बनाते हैं, ठीक है, तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की जो 4 पॉइंट्स होते हैं, ये जो 4 पॉइंट्स होते हैं यानी पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी, तो ये चारों पॉइंट सर्कल को टच करते हैं। ऐसे कोऑर्डिनेटर को हम लोग साइक्लिक कोऑर्डिनेटर कहते हैं। इसकी कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, इसके बारे में डिटेल्ड में आपको जो है अभी इसी 9th में आगे पढ़ने को मिलेगा और साथ ही साथ 10th में भी पढ़ने को मिलेगा। तो यानी हम ये कह सकते हैं ब्रह्मगुप्त ने साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला बताया था। आर्यभट्ट ने पिरामिड का वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला, पाई के अप्रोक्सीमेट वैल्यू दी, साथ ही साथ आइसोस्केलिस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला भी बताया था। भास्कर जो हमारे की तीसरे या कह सकते हैं 3rd नंबर के जो हमारे मैथमेटिशियन थे, भास्कर सेकेंड, 1114 में इनका बर्थ हुआ था यानी जन्म हुआ था। गिव अ डिसेक्शन प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इन्होंने पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ दिया था, ठीक है। पाइथागोरस ने खुद अपने एक थ्योरम दी थी जिसका नाम पाइथागोरस था। साथ ही साथ इन्होंने उससे थोड़ा सा हट करके डिसेक्शन प्रूफ दिया था पाइथागोरस थ्योरम का, ठीक है। तो ये इनकी कुछ उपलब्धियां कहेंगे। हम लोगों ने पहले यहाँ पर तीनों के बारे में, ग्रीक मैथमेटिशियंस के बारे में पढ़ा, फिर हम लोगों ने इंडियन मैथमेटिशियन के बारे में पढ़ा। तो ऐसा नहीं है कि केवल ग्रीक्स के लोग ही काफी टैलेंटेड थे और वही पढ़ना लिखना जानते थे। हाँ, ये कह सकते हैं उन्होंने सबसे पहले स्टार्टिंग की और हम लोगों ने उस काम को और अच्छे से फिनिश किया। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे, ये तो इंट्रोडक्शन था, अब हम लोग आएंगे मेन टॉपिक पर जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। तो इन दोनों ही बातों को ध्यान से समझना। देखो एक्सियम्स क्या होता है? सेल्फ एविडेंट
ट्रू स्टेटमेंट्स जो होते हैं, सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट जो होते हैं, उनको हम लोग एक्सियम्स कहते हैं। यूज्ड थ्रू आउट मैथमेटिक्स एंड नॉट स्पेसिफिकली लिंक्ड टू ज्योमेट्री आर कॉल्ड एक्सियम्स। ये मैथमेटिक्स में थ्रू आउट लगातार यूज होते रहते हैं। इन स्टेटमेंट्स का हम कोई प्रूफ नहीं देते हैं, ठीक है, और अपने आप में ये खुद ही प्रूवन स्टेटमेंट होते हैं पहले से, तो उनको एक्सियम्स कहते हैं। सपोज दैट अगर हम ये कहें कि एक प्लेन है हमारे पास, ये प्लेन मतलब एक प्लेन सरफेस है इस तरह से, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल पॉइंट्स, चाहे ये पॉइंट हो चाहे ये पॉइंट हो, कोई भी पॉइंट हो इस तरह से, सभी पॉइंट कहाँ लाई करेंगे, एक प्लेन पर लाई करेंगे। तो अब बताओ ये बात प्रूफ करने वाली, ये तो ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट है कि भाई जो भी पॉइंट लाई करेगा सभी के सभी सरफेस पर लाई करेंगे, यानी कि प्लेन में लाई करेंगे। तो इसमें आप क्या प्रूव कर सकते हो, जैसे एक एग्जांपल है कि 2 + 2 मिलकर के 4 होता है, तो इसमें प्रूफ क्या कर सकते हो, ये ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट है। हाँ, इसको ऐसे जरूर लिख सकते हैं 1 1 1 1, तो हम गिन करके बता सकते हैं कि 2 और 2 मिलकर के 4 होते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसके बारे में कहें कि ऑल पॉइंट्स आर लाइज ऑन प्लेन, तो ये तो एक प्रूवन स्टेटमेंट ऑलरेडी है। तो इसी प्रकार जो सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग एक्सियम्स कहते हैं। जो पोस्टुलेट्स होते हैं उनके बारे में देखते हैं। स्टेटमेंट्स दैट आर स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री, वो स्टेटमेंट्स जो केवल और केवल ज्योमेट्री से बिलोंग करते हैं उनको पोस्टुलेट्स कहते हैं। हालांकि आज के समय में नवा डेज यानी कि इन दिनों हम लोग जो है एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स में कोई डिस्टिंग्विश यानी डिफरेंस नहीं रखते हैं। हम लोग अब यही मानने लगे हैं कि जो एक्सियम्स होते हैं वही पोस्टुलेट्स होते हैं, क्योंकि एक्सियम्स भी प्रूवन यानी कि सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट्स हैं, पोस्टुलेट्स भी सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट्स माने जाते हैं। क्लियर हो गया, ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यूक्लिड्स ने जो एक्सियम्स दिए थे उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एक्सियम्स को पढ़ेंगे और इसके बाद उसका इलिस्ट्रेशन का मतलब है उसकी एक्सप्लेनेशन। क्लियर है, तो देखो यूक्लिड ने कौन कौन सी एक्सियम्स बताई थी। तो एक्सियम का जब भी एक्सियम वर्ड पढ़ोगे तो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट है, इनको प्रूव करने के लिए कोई दूसरा प्रूफ हमें नहीं चाहिए, ये खुद में मतलब प्रूवन है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स को एक्सियम्स कहते हैं। क्लियर है। पहला देखो एक्सियम क्या था, यूक्लिड ने बताया था कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब इस बात का क्या मीन्स है, तो उन्होंने बताया कि जैसे अगर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मतलब हम ये कह रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ओके, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स दैट ऑफ अ स्क्वायर, और हम दूसरी तरफ कह रहे हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल है एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो हमने देखो क्या था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल है, रेक्टेंगल की। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल है, एरिया ऑफ स्क्वायर के। फिर हम आगे बोलते हैं कि एंड देन एरिया ऑफ ट्रायंगल आल्सो इक्वल्स टू द एरिया ऑफ स्क्वायर, और जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो किसके, एरिया ऑफ स्क्वायर के भी इक्वल है। तो अब देखो सारी बातें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो गई हैं, तो इसलिए उन्होंने बताया कि जो चीज एक दूसरे के इक्वल है वो सब फिर एक दूसरे के इक्वल हो जाती है। आप यहां से नोटिस कर लो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल था, रेक्टेंगल के, लेकिन रेक्टेंगल का एरिया किसके इक्वल है, स्क्वायर के, और स्क्वायर का एरिया किसके इक्वल है, रेक्टेंगल के। तो हम ये कह सकते हैं कि देखो सभी का एरिया आपस में बराबर है, यानी सभी आपस में इक्वल थिंग्स हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। बस ये है कि फिगर डिफरेंट है लेकिन एरिया तो सबका एक ही है ना, वो चीज यहाँ पर बताई जा रही है। दूसरा एक्सियम क्या बताया था कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने लिख रखा है 2 = 2, तो क्या ये आपस में इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। अब मैंने इधर 1 ऐड कर दिया और इधर भी मैंने क्या किया, 1 ऐड कर दिया, तो बताओ जब हमने क्या बोला कि इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, मैंने इधर कितना ऐड किया 1, इधर कितना ऐड किया 1, और ये दो 2 भी आपस में इक्वल थे, यानी कि बोथ साइड पर हमने इक्वल थिंग्स को ही ऐड किया है। तो जब इक्वल थिंग्स को ऐड करेंगे तो डिसबैलेंस नहीं होगी, यानी कि पूरा होल्स जो मिलेगा वो भी हमारे पास इक्वल आएगा। 2 और 1 को ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा 3,
और इक्वल हो जाएगा 3। तो जो होल्स हमें मिले वो भी आपस में कैसे मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे। क्लियर हो गया। ये हमारा सेकेंड एक्सियम था, ये हमारे पास सेकेंड एक्सियम था। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो थर्ड एक्सियम क्या है, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड, जिस प्रकार से ऐड किया था उसी प्रकार से सब्ट्रैक्ट वाली बात बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर टू इक्वल थिंग्स हैं, जैसे 2 = 2 है, तो मैंने इधर से 1 माइनस किया और इधर से 1 माइनस किया, यानी कि पहले 2 आपस में इक्वल थे और इक्वल थिंग्स ही दोनों में से माइनस कर दी, तो जो रिमाइंडर बचेगा वो भी इक्वल आता है। मीन्स 2 में से 1 गया 1, इक्वल है 1। तो देखो जो रिमाइंडर बचा वो भी आपस में इक्वल आएगा। यानी इक्वल थिंग्स में अगर आप कुछ ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो तो हर बार वो इक्वल ही आएगा। फोर्थ हमारे पास जो एक्सियम है वो लिखा है, थिंग्स विच आर कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। यानी वो थिंग्स जो एक दूसरे पर कोइंसाइड कर जाती है। सपोज दैट कि मैंने एक यहाँ पर ये एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, और एक हमारे पास इसी तरीके का सेम लेंथ का सेम ब्रीथ का एक दूसरा रेक्टेंगल है। तो इसको जब हम इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे तो देखो कोइंसाइड कर जाएगा। तो अब कोइंसाइड कर जाएगा तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये बातें हम सबको पता है, लेकिन पहली बार जिसने बताई वो यूक्लिड्स थे, इसीलिए उन्होंने ये सारी बातें अपनी बुक्स में लिख दी। बुक का नाम था एलिमेंट, जो मैंने पीछे बताया था, ठीक है। और 13 चैप्टर्स में डिवाइड किया था अपनी इस थ्योरम को, यानी थ्योरी को। तो जब सिमिलर ही है तो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे। तो उन्होंने क्या बताया कि थिंग्स जो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड यानी ओवरलैप कर जाती हैं, एक दूसरे को कंप्लीटली ढक लेती हैं, वो आपस में इक्वल होती हैं। तो ये तो बनी बात है कि वो इक्वल होंगी। फिफ्थ देखो, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ये भी देखो हम सबको पता है कि होल जो होता है वो हमेशा अपने पार्ट से ग्रेटर होता है। सपोज दैट कि हमारे पास ये एक इस तरह से पिज्जा है, इसका जो एक पार्ट है, ये हमने एक पिज्जा ऐसे करके यहाँ पर ऐसे निकाल के रखा, ठीक है। तो ये बताओ ये वाला जो पार्ट है होल से छोटा होगा कि नहीं होगा, या दूसरी तरफ कहें कि जो होल हमारे पास पिज्जा था क्या इससे बिगर होगा कि नहीं होगा। तो वही बात यहाँ बताएगी कि होल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द पार्ट। नेक्स्ट है कि थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। इस बात का क्या मीन्स है, तो देखो सपोज दैट कि मेरे पास यहाँ पर 5 है और ये आपस में दोनों इक्वल थी। मैंने इसका डबल कर दिया, यानी 2 से मल्टीप्लाई। डबल करने का मतलब ये 2 से मल्टीप्लाई करना। तो दोनों तरफ से डबल करेंगे तो देखो, तो ये भी 10 हो गया और ये भी क्या हो गया 10। तो बात वही होगी कि अगर हम सेम थिंग्स को डबल करते हैं तो आपस में जो हमें रिजल्ट गेट होगा वो भी इक्वली मिलेगा। अगर सेम चीज सेम थिंग्स का हाफ करते हैं तो जो भी हमें रिमाइंडर जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो भी एक दूसरे के इक्वल ही होगा। क्लियर हो गया। तो हमने इसका इलिस्ट्रेशन पहला बता दिया था। सेकेंड पॉइंट देखो इसका क्या है, मैग्नीट्यूड्स ऑफ द सेम काइंड कैन कंपेयर्ड एंड एडेड बट मैग्नीट्यूड्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर यहाँ पर 2 kg 2 kg यानी कि 1 kg की बात की तो इनको कंपेयर किया जा सकता है, लेकिन एक तरफ मैंने 2 kg लिख रखा है, दूसरी तरफ मैंने 2 किलो लीटर लिख रखा है। तो ये दोनों डिफरेंट क्वांटिटी है, डिफरेंट मैग्नीट्यूड है, इनका आपस में कंपेरिजन या कंपैरिजन नहीं हो सकता है। सिमिलरली यही बात यहाँ पर यूक्लिड्स की ज्योमेट्री में भी फॉलो होती है। तो आई होप आपको ये यूक्लिड्स एक्सियम समझ में आएंगे, उनका इलिस्ट्रेशन समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। एवरीथिंग इक्वल्स इटसेल्फ, बिल्कुल। सपोज दैट के जैसे मैं हूं, तो अगर मेरी ही बॉडी मेरी बॉडी अपनी ही बॉडी से कंपेयर करेंगे तो इक्वल मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मेरे पास एक बॉक्स है, ये मेरे पास एक ये बॉक्स है, तो अब इस बॉक्स की तुलना इसी बॉक्स से करेंगे तो आपस में इक्वल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बिल्कुल से निकलेगा। देखो फोर्थ इलस्ट्रेशन क्या है कि सपोज दैट ए हमारे पास ग्रेटर है किससे, बी से। ए हमारे पास ग्रेटर है बी से, तो देयर एग्जिस्ट अ क्वांटिटी सी, तो तीसरी एक क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है कुछ इस प्रकार से कि देखो ए है ग्रेटर किससे, बी से। अब हम बी को ए के इक्वल करना चाहते हैं तो हमें इसमें एक कुछ ना कुछ क्वांटिटी हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मैंने कहा कि 5 ग्रेटर है किससे, 4 से।
तो अब बताओ, हम 4 को 5 के इक्वल करना चाहेंगे तो एक कोई तीसरी क्वांटिटी हमें चाहिए कि नहीं चाहिए, यानी वो क्वांटिटी क्या हो जाएगी 1। तो 5 क्या था ए, 4 क्या था बी, और 1 क्या है सी, तो तभी तो इक्वल होगा ना। अगर मैंने कहा कि 5 ग्रेटर है 4 से, तब तो ये स्टेटमेंट रहेगा, बट आई वांट टू इक्वल देम, तो 5 को इक्वल करेंगे 4 के, तो अभी क्या 4 इक्वल हो गया 5 के, नहीं, तो हमें एक तीसरी क्वांटिटी चाहिए जो 4 को उतना ही बना दे जितना कि 5 है, तो हमें चाहिए 1। तो हर बार अगर दो नंबर जिनमें से एक ग्रेटर है और एक स्मॉलर है, और आप अगर उनको इक्वल करना चाहते हो, तो एक तीसरी क्वांटिटी हमेशा एग्जिस्ट करेगी जो दोनों को बैलेंस कर देगी। जैसे 4 को किसने बैलेंस किया, 1 ने, क्योंकि 1 की कमी थी 4 में, तब वो उसके 5 के इक्वल हो गया। तो देखो, दो क्वांटिटी के बीच में एक तीसरी क्वांटिटी हमेशा एग्जिस्ट करेगी। ये हमारे कुछ 4 इलस्ट्रेशंस यानी कि एक्सप्लेनेशन थे कुछ बातों को लेकर के, जो हमने एग्जाम्स बताए थे। आगे देखो, यूक्लिड्स की 5 पोस्टुलेट्स पढ़ लेते हैं। यूक्लिड की 5 पोस्टुलेट्स। अब मैंने अभी पहले बताया था कि जो पोस्टुलेट्स होती हैं, जो एक्सियम्स होती हैं, नाउअडेज यानी कि आज के समय में, प्रेजेंट डे में, हम इनमें कोई जो है डिफरेंस नहीं करते। क्लियर है, कोई भी डिफरेंस नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक ही मानी जाती है। अब देखो हम लोग कैसे इसको जो है बताएंगे। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है, लिखा है a straight line may be drawn from any one point to any other point। तो जो एक स्ट्रेट लाइन होती है उसको हम लोग जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ड्रॉ कर सकते हैं। इस बात का क्या मतलब है, ये देखो, जैसे हमारे पास एक ये पॉइंट है, हमारे पास एक दूसरा पॉइंट ये है, ठीक है। तो अब उस बात को फिर से पढ़ते हैं, स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, मतलब लाइन ड्रॉ करनी है। तो देखो, ये लाइन अगर हम ले जाएंगे तो इस लाइन के होकर निकलेगी, तो कम से कम एक लाइन को बनाने के लिए हमें कितने पॉइंट की आवश्यकता है, 2 पॉइंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर है, ये बात वो समझाना चाहते हैं। मतलब अगर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो आपको कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, ठीक है, कम से कम। यूक्लिड assumed that there is a unique line joining two distinct points। यूक्लिड ने ये assumed किया था कि देयर इज अ यूनिक लाइन जो कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी। ये देखो, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है और ये पॉइंट है ना, तो इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए एक यूनिक लाइन हो सकती है। क्लियर हो गया। अब एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो देखो लाइन तो इन 2 पॉइंट से होकर के ऐसे निकल जाएगी, क्योंकि लाइन हमेशा स्ट्रेट होती है। अब इन दोनों पॉइंट से अगर जाना तो फिर वो ऐसे करके ही जाएगी। क्लियर है। तो आई होप आपको ये पोस्टुलेट 1 समझ में आई होगी। इसमें कुछ भी नहीं है, देखो उन्होंने फिर यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर दिया उसी बात को, कि एक स्ट्रेट लाइन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से ड्रॉ की जा सकती है। यही बात उन्होंने यहाँ पर बताया कि एक यूनिक लाइन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट को ज्वाइन करती है। ठीक है, ये बात इन्होंने बताई। ओके, तो अब देखो हम लोग नेक्स्ट पोस्टुलेट की ओर बढ़ते हैं। पोस्टुलेट सेकंड ये है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली। टर्मिनेटेड लाइन का मतलब ही होता है, देखो सपोज दैट कि लाइन ऐसे करके यहाँ पर जा रही है। ओके, तो अब ये थी यहाँ से ये तो लाइन है, ठीक है, इसको हटा दो आप। ओके, अब इस बात को समझो और अच्छे से समझना। तो देखो लिखा है कि इन प्रेजेंट डे टर्म वी से दैट अ लाइन सेगमेंट कैन बी एक्सटेंडेड ऑन ईदर साइड टू फॉर्म अ लाइन। सपोज दैट कि ये एक हमारे पास लाइन सेगमेंट है। आज के समय में हम लोग इसे टर्मिनेटेड लाइन ना बोल करके लाइन सेगमेंट बोलते हैं। इन्होंने क्या, ये देखो पोस्टुलेट उन्होंने अपने बुक में लिखा था, तो उन्होंने उस लाइन सेगमेंट के लिए टर्मिनेटेड लाइन वर्ड यूज किया था। तो टर्मिनेटेड लाइन मतलब से लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर। तो आप देखोगे कि इन दोनों को एंडलेसली दोनों तरफ ऐसे करके इंक्रीज यानी कि इंडेफिनिटली प्रोड्यूस किया जा सकता है। ये सेकेंड पोस्टुलेट था। अब आप खुद ही कंपेयर करके देख लो, जो अभी एग्जाम्स बता के आए हैं और जो आप पोस्टुलेट्स पढ़ रहे हो, इनमें बिल्कुल माइनर डिफरेंस है। वो भी स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट है। इसमें कोई प्रूवन वाली बात नहीं। ये तो सबको पता है कि ये देखो लाइन सेगमेंट है ना, इसको दोनों तरफ एंडलेसली ऐसे करके इधर भी ऐसे बढ़ाया जा सकता है।
यही बात ये यूक्लिड्स ने बताई थी। तो ये उनका सेकेंड पोस्टुलेट था। 5 पोस्टुलेट्स दिए थे, ठीक है। पोस्टुलेट नंबर थर्ड देखो क्या है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ऐसी कुछ बातें अभी हम लोग इसमें एग्जाम्स में पढ़ के आए थे, और ये पोस्टुलेट में भी वही बातें बोल रहे हैं। तो उस समय उन्होंने नेम डिफर कर दिया, लेकिन दोनों का आज के समय में वर्क क्या है, सिमिलर ही है। ये बात हम सबको पहले से पता है कि किसी भी सर्कल को किसी भी सेंटर से किसी भी रेडियस के बना सकते हैं। सपोज दैट ये सेंटर रखा तो यहाँ से सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है, ये सेंटर है तो यहाँ से सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है, ये सेंटर है तो यहाँ से। अब देखो, हो सकता है कि हमने यहाँ पर छोटी रेडियस ली तो इतना बड़ा बनेगा, है ना। बड़ी रेडियस यहाँ से सेंटर्स ले ली तो फिर इससे और ज्यादा ऐसे करके बिगर बनेगा। तो कोई भी सर्कल एनी सेंटर और एनी रेडियस से ड्रॉ किया जा सकता है। ये बात पोस्टुलेट थर्ड में यूक्लिड ने राइट की थी। क्लियर हो गया। तो पोस्टुलेट नंबर 4 देखते हैं। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। ये बात कोई बताने वाली नहीं थी, लेकिन उस समय के लोगों को पता नहीं थी, इसलिए उन्होंने छोटी छोटी भी बातें सबकी सब बुक में लिख ली, ठीक है। तो जितने भी राइट एंगल्स होते हैं वो सब एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सपोज दैट कि मान लो कितना भी बिगर यहाँ पर आप जो है, ये लो मैंने ऐसे करके एक ये राइट ट्रायंगल बनाया यहाँ पर ऐसे करके, और एक मैंने यहाँ पर इतना छोटा सा एक राइट ट्रायंगल यहाँ पर बनाया, ठीक है। तो चाहे बिगर चाहे हमारे पास बिगर में ट्रायंगल हो चाहे स्मॉलर ट्रायंगल हो, ये जो 90 डिग्री एंगल है ना, इसकी वैल्यू उतनी है जितनी की इसकी 90 डिग्री की। तो सभी राइट एंगल्स चाहे ट्रायंगल्स का साइज छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो हमेशा आपस में इक्वल ही रहते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है, ओके। तो देखो, अब हम लोग लास्ट पोस्टुलेट फिफ्थ नंबर पर बात करेंगे। इसमें बताया गया है कि पोस्टुलेट फिफ्थ को हम लोग प्ले फेयर एक्जियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्ले फेयर एक्जियम भी कहते हैं। इसको अच्छे से समझो। इफ अ स्ट्रेट लाइन falling on two straight lines makes the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines if produced indefinitely meet on that side on which the sum of the angles is less than two right angles। देखो, अब पूरा स्टेटमेंट तो पढ़ लिया, आपको समझ में नहीं आया होगा तो हम देखो एक एक करके। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स, देखो टू स्ट्रेट लाइन्स है, एक ऐसे करके है और एक लगभग ऐसे करके है, ठीक है। और इन टू स्ट्रेट लाइंस पर एक फॉलिंग लाइन ऐसे करके, ये लाइन कोई हमने गिराई है। अब समझो, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट, देखो दो स्ट्रेट लाइन पर ये स्ट्रेट लाइन गिर रही है, इसका नाम रख दो आप, इसका नाम रख दो P, इसका नाम रख दो Q और इसका नाम रख दो L। तो जो L फॉलिंग स्ट्रेट लाइन है वो P और Q स्ट्रेट लाइन पर गिर रही है। तो जो यहाँ पर इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं जैसे ये वाला और ये वाला, ठीक है, और इधर भी इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, ये दोनों तरफ बनेंगे। तो हम पहले एक एक की बात करेंगे, हम पहले इधर से इन दोनों की बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास दो स्ट्रेट एंगल्स, दो हमारे पास एंगल इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। तो एंगल्स ऑन द सेम साइड इफ टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स। तो देखो आगे जाकर के ये लाइन ऐसे करके लगभग निकल जाएगी, ये लाइन लगभग ऐसे करके निकल जाएगी, तो एक पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट हो जाएगी। जब किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो जाएगी तो ये जो एंगल्स होंगे इनका सम दोनों का, ठीक है, दोनों का सम टू राइट एंगल से कम होगा। मतलब यहाँ पर 90 डिग्री अब नहीं बनना होगा, ठीक है। ऐसा किस लिए? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि टू पैरेलल लाइंस जो होती हैं जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, यही चीज अभी आगे आप पढ़ोगे आकर के। तो उसमें जब एक फॉलिंग लाइन ऐसे गिरती है तो इसका सम और इसका सम मिलाकर के 180 होता है, और वैसे भी 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। पर इस कंडीशन में जब वो आगे जाकर के एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इस कंडीशन में ये दोनों एंगल 90 डिग्री के नहीं होंगे। ये दोनों एंगल मिलाकर के 180 डिग्री से लेस देन रहेंगे, 180 डिग्री से लेस देन रहेंगे। ये बात समझ में आ गई। तो अब इसका पूरा मीन समझो क्या है। इसको प्ले फेयर एक्जियम तो कहते हैं। इसका मीन्स क्या हुआ देखो, देन द टू स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ द एंगल्स इज लेस देन टू राइट एंगल्स। इधर आप देखोगे तो इन दोनों का सम 180 डिग्री से ग्रेटर है,
है ना। और इधर साइड आप देखोगे तो इनका सम 180 डिग्री से लेस देन है। तो जिधर 180 डिग्री से लेस देन सम होगा एंगल्स का, उधर ये पॉइंट दोनों जो है, दोनों लाइन को जब आप एक्सटेंड करोगे तो ये जो है एक किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करना शुरू हो जाएंगे। तो इसी को कहते हैं प्ले फेयर एक्सियम्स। क्लियर है। जिधर एंगल 180 से कम है उधर ये इंटरसेक्ट करेंगी, और जिधर 180 से ज्यादा एंगल है उधर वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये हमारी पोस्टुलेट 5 है। ठीक है, इसी में कुछ फिर बाद में मॉडिफिकेशन किया गया। लेटर ऑन द फिफ्थ पोस्टुलेट वाज मॉडिफाइड एज अंडर। ये जो फिफ्थ पोस्टुलेट अभी हम पढ़ के आए हैं इसको बाद में मॉडिफाई किया गया। देखो मॉडिफाई करके क्या बताया गया कि फॉर एवरी लाइन एल एंड फॉर एवरी पॉइंट पी नॉट लाइंग ऑन एल। मीन्स हमारे पास एक लाइन है और उसका नाम है एल, और एक पॉइंट जो कि इस लाइन पर पी पॉइंट जो है जो कि इस लाइन एल पर नहीं लाई करता है। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन एम। एक ये पॉइंट है हमारे पास ये। तो एक दूसरी लाइन एम एग्जिस्ट करेगी जो कि एल जो कि इस पी पॉइंट से होकर के जाएगी, ऐसे करके इस पी पॉइंट से होकर के जाएगी। और साथ ही साथ ये एम लाइन आपकी जो है पैरेलल होगी किसके, एल के। यानी कि एम लाइन पैरेलल हो जाएगी किसके, एल के। ऐसा कब होगा, जब एक कोई लाइन है जिसका नेम एल है और एक कोई पॉइंट पी है जो कि लाइन एल पर नहीं लाई करता है। तो जब भी कभी इस पॉइंट से कोई एक लाइन जाएगी तो हमेशा वो एल के पैरेलल होगी जाकर के। और जब पैरेलल होगी तो इसी पर हमने बहुत सारे स्टेटमेंट्स, प्रूवन स्टेटमेंट पढ़े थे। हम लोग इसी में पढ़ते हैं कि दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाता है, इंटीरियर एंगल का सम। फिर हमने इसी पे पढ़ा था अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं। यानी लाइंस पर जो एंगल्स की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ठीक है, वो सारी की सारी इसी के थ्रू होता है जब बाद में इसको प्रूव कर दिया गया। क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब देखो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स क्या होता है। A sentence which can be judged to be true or false is called a statement। सिंपल है। कोई ऐसा सेंटेंस जिसको जिसको हम जज कर रहे हैं यानी कि ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ऑब्जर्व करने पर पता चला कि वो बात ट्रू है या फॉल्स है, उसी को स्टेटमेंट कहते हैं। और वैसे भी इंग्लिश ग्रामर में आप लोग स्टेटमेंट पढ़ते हो तो टू टाइप के होते हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट एंड पॉजिटिव स्टेटमेंट। नेगेटिव वाले को फॉल्स कहते हैं, पॉजिटिव वाले को ट्रू कहते हैं। एग्जाम्पल्स, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो इज अ ट्रू स्टेटमेंट, कैसे स्टेटमेंट है, ट्रू है। दूसरा एग्जांपल कि द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, या इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। यहाँ पर क्या लिखा है, 180 डिग्री। तो आपने देखा हमने दोनों सेंटेंस को जज किया और तुरंत बता दिया कि ट्रू है या फॉल्स स्टेटमेंट है। लेकिन थर्ड पॉइंट हमारे पास ये आ जाएगा कि x+10 जो लिखा है ये ग्रेटर देन है 15 इज नॉट अ स्टेटमेंट, बट एक्चुअली इट इज अ इक्वेशन, इट इज अ इक्वेशन। क्लियर हो गया। मतलब ये इन इक्वल इक्वेशन है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम कंपैरिजन करने लगे कि x और 10 को मिलाकर के जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर हो जाएगी 15 से। तो जब भी हम ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल यानी कंपेयरिंग करने लगते हैं तो वहां पर वो इक्वेशंस बनना शुरू हो जाती हैं, स्टेटमेंट नहीं कहलाता है। स्टेटमेंट क्या होते हैं, ये बहुत एक सेंटेंस होते हैं जो कि ट्रू और फॉल्स होते हैं, जिनको आप जज करके बता सकते हो कि ट्रू है या फॉल्स है। अब हम लोग बात करेंगे थ्योरम की। इसकी बात करेंगे थ्योरम की कि थ्योरम क्या होता है। क्लियर है। तो देखो थ्योरम की बात को समझते हैं। अ स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्स अ प्रूफ इज कॉल्ड अ थ्योरम। एक्सियम्स, पोस्टुलेट्स तो सिमिलर लगभग होते हैं, लेकिन थ्योरम उससे डिफरेंट होता है। हम लोग जब थ्योरम को, जैसे सपोज करो कि हम जब किसी स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं तो उसमें एक्सियम्स का यूज करते हैं, क्योंकि एक्सियम्स आर प्रूवन स्टेटमेंट। एक्सियम्स आर प्रूवन स्टेटमेंट होते हैं, यानी ट्रू एविडेंट होते हैं। लेकिन थ्योरम्स क्या है, थ्योरम एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है जिसको प्रूफ करने के लिए हमें दूसरे कुछ प्रूफ्स की आवश्यकता पड़ती है। Establishing the truth of a theorem is known as proving the theorem। जब आप उस थ्योरम के ट्रुथ को बिल्कुल सामने लाना चाहते हो तो उसे हम प्रूविंग द थ्योरम कहते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पर देखो, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री।
द सम ऑफ द ऑल द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360। ये एक स्टेटमेंट है। अब हमें इसको प्रूफ करना है कि इसके सभी एक पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल्स बनते हैं उनका सम 360 डिग्री होता है। तो देखो हम लोग क्या करते हैं कि एक पॉइंट है, आपको पता है एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस कैन बी ड्रॉन। तो देखो ये एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, सब एंगल बनेंगे। और सब एंगल जब एक साथ मिलकर बन जाएंगे तो क्या बनेगा, सर्कल ऐसा बन जाएगा। और आप सबको पता है कि सर्कल के सभी एंगल्स का यानी कि सर्कल के एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो इससे हम ये प्रूव कर देते हैं कि यहाँ पर जो है जो पॉइंट होता है इसके इर्द गिर्द जो भी एंगल्स बनते हैं उनका सम 360 होता है। जैसे द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये एक स्टेटमेंट है, इसको आसानी से प्रूफ किया जा सकता है। लेकिन प्रूफ करने के लिए आप कहेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए कुछ दूसरे प्रूफ्स लाओगे, कुछ दूसरे टाइप के प्रूफ्स लाओगे जिसकी हेल्प से आप इन स्टेटमेंट्स को प्रूफ कर दोगे और ये हमारे लिए थ्योरम्स का काम करेंगे। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे। अब थ्योरम्स के बाद एक लास्ट पॉइंट आता है यहाँ पर, कोरोलरी। तो अ स्टेटमेंट हुज ट्रूथ कैन इजिली बी डिडक्टेड या डिड्यूस्ड फ्रॉम अ थ्योरम। मतलब आपने एक थ्योरम को प्रूफ कर दिया, थ्योरम को क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। अब उस थ्योरम से कई रिजल्ट्स निकाले जा सकते हैं। मतलब एक थ्योरम से और कई अन्य रिजल्ट फाइंड किए जा सकते हैं। उन अन्य रिजल्ट्स को यानी अदर रिजल्ट्स को ही हम कोरोलरी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोलरी कहते हैं। थ्योरम को हिंदी में प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रमेय कहते हैं, है ना। और कोरोलरी को हिंदी में उप प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? उप प्रमेय। मतलब उप का मीन्स होता है सब, जैसे या वाइस भी कह सकते हो, जैसे प्राइम मिनिस्टर है वाइस प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट है वाइस प्रेसिडेंट। तो थ्योरम को जब प्रूव कर लोगे तो उसमें और भी कई छोटे छोटे रिजल्ट जो है मॉडिफाई करके लाए जा सकते हैं। तो उसको हम लोग कोरोलरी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोलरी करते कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग आज यहाँ तक रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।